एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अरमल हसन। बिल्कुल, ये परवाज फ्लाइट के लिए तैयार है। मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपके दिन का आगाज़ हो चुका है, नहीं हुआ तो कर देते हैं। हम इसीलिए आए हैं। दिन का आगाज़ कर लीजिए एक मुस्कुराहट के साथ, अच्छी सोच के साथ और उस प्लानिंग के साथ जिसके साथ आपने दिन गुजारना है। इससे पहले कि आप दिन गुजारें, हम आपको कुछ खबरें और कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मौजूद हैं। कल एक स्टेटमेंट आई बरतानवी हाई कमिश्नर की, मिस्टर क्रिस्टियान टोनर की, जिन्होंने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के हक में बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेहत के लिए महफूज जगह है। और इंग्लिश टीम का जो दौरा कैंसिल हुआ, इस पर उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से, यानी कि एम्बेसी की तरफ से कोई एडवाइजरी जारी नहीं हुई थी। ये इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का अपना फैसला। ये सारे आपस में कंफ्यूज चल रहे हैं और हमें भी कंफ्यूज करे चले जा रहे हैं। और साथ साथ जी अब ये भी खबरें आ रही थी कि न्यूजीलैंड और इंडिया अब सीरीज खेलने वाले हैं। जब न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान से गए हैं तब उनका प्लान है कि वो भारत के साथ खेलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये वो स्टार प्लस ड्रामे की वाइब्स आ रही है जी, वो खबरें आ रही है। अब देखते हैं इसमें हकीकत कितनी है। लेकिन पाकिस्तान को बड़ी मायूसी हुई है और कल चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर कहा है जी कि अब हम किसी के पीछे नहीं भागेंगे। रवीज राजा साहब की अब तक की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। स्टेटमेंट्स बड़ी ज़बरदस्त हैं। स्टेटमेंट्स इमरान खान साहब की भी सबसे ज़बरदस्त होती हैं। लेकिन इसके ऊपर एक और जो ज़बरदस्त स्टेटमेंट दी वो फवाद चौधरी दी। उन्होंने कहा कि जब आप अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं तो उसकी कीमत आपको अदा करना पड़ती है। लगता है कि सारे मामले की डायरेक्शन किसी और तरफ करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होगा पाकिस्तान के लिए कि असल वजूहात सामने लाई जाए और बाकायदा तौर पे दुनिया को बताया जाए कि ये एक साजिश थी पाकिस्तान में। और इससे खेल इफेक्ट नहीं होना चाहिए। खैर, आज के प्रोग्राम में डिटेल में भी बात होगी और बहुत कुछ है, सेगमेंट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं, इंटरनेशनल खबरें, लेकिन बताएंगे आपको भी हेडलाइंस। पाकिस्तान हर किस्म की बैनुल-अक़वामी सरगर्मियों के लिए महफूज मुल्क है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का दुनिया को पैगाम। कोरोना के वार कम हुए तो मुल्क में डेंगू सर उठाने लगा। एक के बाद एक वबा, पेश की इक़दामात का फुकदान क्यों है, प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर बात करेंगे। बरसात के मौसम में कौन से दरख्त लगाएं जिससे जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, जानिए सेगमेंट माइंड मैटर्स में। ओवर अ कप ऑफ कॉफी में हमना खालिद करवाएंगी मुलाकात रहनुमा तहरीक इंसाफ सदाकत अली अब्बासी से। फीफा 6 का फिजिकल फिटनेस टेस्ट पास करने वाली पाकिस्तानी खातून रेफरी सोनिया मुस्तफा होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। ट्रिब्यूट पेश करेंगे नामवर शायर कता नगार रईस अमरोही को, जिनकी 33वीं बरसी आज मनाई जा रही है। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताएंगे आज की बड़ी खबर। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म के इंटरव्यू की बात करें तो एक बार फिर उन्होंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर दुनिया को खबरदार कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज़ BBC को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने तालिबान गवर्नमेंट को बाज़ाबिता तस्लीम करने के लिए 3 शराइत रखी। उन्होंने अफगान क़यादत पर जोर दिया कि अफगानिस्तान में जामे गवर्नमेंट कायम की जाए, इंसानी हकूक़ के एहतराम की यकीन दहानी कराई जाए और अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोका जाए। उन्होंने तालिबान से जामे क़यादत का मुतालबा भी किया और ख़बरदार किया कि अगर गवर्नमेंट के क़याम में धड़ों को शामिल न किया गया तो खाना जंगी हो सकती है और अदम इस्तेहकाम की सूरत में अफगानिस्तान दोबारा दहशतगर्दों की पनाहगाह बन जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी से मुतालबा किया कि तालिबान को मज़ीद वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब तालिबान ने अबूरी काबीना में मज़ीद वज़रा की तकर्री का ऐलान कर दिया है। जो तालिबान तर्जुमान है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, उन्होंने अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की कोशिशों को काबिल सताइश करार देते हुए दो टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी किस्म की कोई मुदाखलत नहीं। इसी हवाले से और अफगानिस्तान की जो सूरत हाल डेवलप हो रही है इसके हवाले से हम बात करेंगे। यूसुफ सईद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि माहिर अफगान अमूर हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया समी साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया। अभी हम जिस इंटरव्यू के हवाले से बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया उन्होंने BBC को और साथ साथ उन्होंने जो 3 शराइत रखी, आपको लगता है कि जो तालिबान है वो पाकिस्तान या प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो रखी गई 3 शराइत है इनको पूरा कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बहुत अच्छी सुबह सब व्यूअर्स के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या हुकूमत एक हद तक एक ख्वाहिश तो रख सकते हैं कि किस तरह अफगानिस्तान में एक हुकूमत हो तालिबान के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल में ख्वाहिश के अलावा कोई बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं है। ये जो
गुज़श्ता कई 2 अशरों से ये जो बताया जा रहा था कि पाकिस्तान का बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंस है और पाकिस्तान में कुछ हद तक इसको एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इसी इन्फ्लुएंस के बेस पर अमेरिकन भी यहाँ पर भागकर पाकिस्तान से मशवरे करते थे तालिबान के बारे में, यूरोपियन यूनियन भी, नेटो भी, सब। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तालिबान का एक मसला है कि वो उनके लीडरशिप जो है ना, उनके पास कोई मैच्योरिटी नहीं है, कोई बहुत बड़ा आला तालीम नहीं है। सब मदरसों के इब्तदाई तालिब इल्म है जो या तो अफगान जहाद के दरमियान वक्त वो जहादी कमांडर थे, उस वक्त में उन्होंने कोई ख़ास पॉलिटिकल मैच्योर काम नहीं किया। अभी भी मेरे ख्याल में वो दुनिया को समझने में नाकाम है। ठीक है, वो अमेरिका को तो कहते हैं कि हमने शिकस्त दिया, लेकिन अमेरिका का शिकस्त का मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छी हुकूमत भी बना सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में तालिबान ने लोगों को मायूस किया, बिलखुसूस ख़वातीन के बाबत, ह्यूमन राइट्स के बाबत और मीडिया के बाबत उन्होंने जो कदगनी लगाई है, वो शायद ये एक्सप्लेन कर रही है कि हालात बहुत ख़तरनाक है। और ये तालिबान जो है ना, जिस तरह 9/11 के बाद पाकिस्तान और दूसरे लोगों ने तालिबान को बड़ी दुरुस्त मशवरे दिए कि आप अमेरिका से टकराव न लें, आप पास हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने उस पर कोई अमल दरामद नहीं किया। अभी वही सूरत हाल है। वो समझते हैं कि बस हमारा काम है, हमने अमेरिका को शिकस्त दी, हम किसी के मशवरे की ज़रूरत नहीं। मेरे ख्याल में तालिबान को मशवरों की भी ज़रूरत है, उनके बिहेवियर में चेंजेस की भी ज़रूरत है। ख़वातीन की बाबत उनको एक दुनिया को अगर ये बावर कराना है कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो मेरे ख्याल में ये होंगे। लेकिन एक जो खतरनाक जो रुझान इस वक्त अफगानिस्तान में बढ़ रहे हैं, जो मुझे मुस्तकबिल में एक बहुत ही, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया कि एथनिक या जो इलाकाई जो दूसरी जो ज़बानी है, उनके लोगों को जिस तरह हज़ारा, ताजिक, उज़्बक को जिस तरह टोटली हुकूमत से निकाल दिया गया, जो कि गुज़श्ता 20 सालों में इनका बहुत बड़ा किरदार था इस हुकूमत में। तो मेरे ख्याल में आहिस्ता जिस तरह तालिबान की क़ुव्वत में इजाफे का एक वजह ये था कि 9/11 के बाद पश्तूनों को मार्जिनाइज किया गया। उनको ठीक है, प्रेसिडेंट तो दिया गया, लेकिन सारी जो इख्तियारात थे वो एक डिस्ट्रिक्ट पंजशीर को दिया गया। इसकी वजह से तालिबान मजबूत हो गई। अब इसी तरह ये जो नॉन पश्तून ग्रुप्स है, मुझे लगता है कि ये जो दाइश है या जो दूसरे ग्रुप है, उनका भी यही एजेंडा है कि तालिबान के खिलाफ। तो समी साहब, क्या जितने वक्त के अंदर हम तालिबान की इन तमाम स्किल्स को जज कर रहे हैं, क्या ये वाफ़ी है एक 20-21 साल के बाद आने वाली हुकूमत जो कि बाकायदा किसी इलेक्टोरल प्रोसेस से नहीं आई, जिसको बहुत ज़्यादा मालियाती चैलेंजेस का सामना है, जिसको बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स की मौजूदगी का चैलेंज का सामना है, क्या उसको इतने कम वक्त में जज करना ठीक होगा कि वो दुनिया की तवक्कुआत पे पूरी नहीं उतरी, जैसा कि आपने कहा? नंबर 1। नंबर 2, इन केस अगर तालिबान वही पुराने तालिबान की सूरत में सामने आते हैं दुनिया के, तो क्या पाकिस्तान के लिए चैलेंजिंग हो सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, 20 सालों में एक तरफ अगर अफगानिस्तान में लड़ाई थी, तो दूसरा तरफ अमेरिका और नेटो के थ्रू एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी हो रही थी। रोड्स बन रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर थे, इदारे बन चुके थे। हर महीने के आखिर में 4 लाख जो 3.5 लाख जो अफगान फोर्सेस थे, उनके बैंक अकाउंट में तनख्वाह जा रहे थे। जाहिर बात है, तालिबान को पता है कि उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को अगर वो बहाल करने हैं तो उनको भी कुछ इकदाम करना पड़ेगा। अकेले वो खुद नहीं कर सकते। अब तालिबान को ये भी पता है कि पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने, उनका दोस्त था, ईरान भी उनके साथ था, ये कुछ हद तक सिंपैथीज थी चाइना की भी, रशिया की और सेंट्रल अफगानिस्तान की, उनकी भी तरफ से भी कोई बहुत ज्यादा तालिबान से वो भी मायूस है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की चैलेंजेस बहुत ज्यादा होंगे। अभी हजारों की तादाद में अफगानी है जो उन्होंने वीज़ा वगैरह हासिल किए। ठीक है, वो रिफ्यूजी स्टेटस पे पाकिस्तान आना नहीं चाहते, लेकिन वीज़े के थ्रू आना चाहते हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने बॉर्डर पे बंद किया है, जिसकी वजह से तालिबान के भी काफ़ी डिप्रेस है इससे कि उन्होंने बॉर्डर पाकिस्तान अफगान हुकूमत के साथ उन्होंने कभी बॉर्डर बंद नहीं किया। तो अगर सभी साहब, मैं आपके तजर्बे की मैं आपसे ये पूछूं कि इस सारे अमल के वाज़े होने में हमें कितना वक्त चाहिए? नीदर केस के तालिबान दुनिया की या पाकिस्तान की तवक्कुआत के मुताबिक हैं या उसके बरक्स हैं, पहले वाले तालिबान हैं, ये सिचुएशन इस इबहम से कब तक निकलेगी? या आपके ख्याल में इबहम से निकल चुकी है, तालिबान पूरी तरह सामने आ चुके हैं कि उन्होंने ऐसे ही गवर्नेंस करनी है? आप इस पे क्या तजर्बा अपना शेयर करेंगे हमारे साथ? मेरे ख्याल में तालिबान लड़ाई के लिए तो वो हर एक बहुत अच्छे फाइटर्स थे। उन्होंने काफ़ी रेजिस्ट किया, अमेरिकन को यहाँ से निकाल दिया, अशरफ गनी के एक जो भी था एक सेट हुकूमत था उनको निकाल दिया, लेकिन उनके पास कोई इस तरह सलाहियत अकेले नहीं है। लेकिन आज उन्होंने काबुल यूनिवर्सिटी का एक चांसलर बना दिया है जो 20-25 साल का इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से फारिग है। वहाँ पर चांसलर के लिए एटलीस्ट PhD डिग्री चाहिए।
अभी जो PhD होल्डर है, जो काबुल यूनिवर्सिटी में टीचिंग करते हैं या प्रोफेसर है, उनका क्या हाल होगा कि उनके ऊपर एक ऐसा बंदा बैठाया गया हो जिसकी उम्र 20-25 साल हो, उन्होंने इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से उन्होंने कोई इस्लामिक फिक़ह में या इस्लामिक उसूल में कोई डिग्री किया हो, तो मेरे ख्याल में वो समझने की कोशिश नहीं कर रही, या वो समझते हैं कि हमें कोई जरूरत ही नहीं। अगर दुनिया इसी मामलात पे हमारे साथ मामलात करते ठीक है, अगर नहीं बस हमारे अफगानिस्तान या हम जाने अफगान लोगों के तालिबान के ऊपर पे प्रेशर भी नहीं है, वो कोई इलेक्शन की तरह तो नहीं है कि 5 साल के बाद उनको कुछ डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैं नहीं समझता कि अफगानिस्तान का कोई बड़ा ताबनाक मुस्तकबिल नजर। अच्छा समी साहब, क्विकली इनमें ये हम खवातीन के हकूक़ के हवाले से आपने भी बात की, और पहले ये इंप्रेशन जा रहा था कि तालिबान खवातीन के हकूक़ के हवाले से काम करेंगे या उनको उस तरह से लेवरेज देंगे, लेकिन अब जो इंप्रेशन जा रहा है सेकेंडरी स्कूलों में लड़कियों को जाने से रोका जा रहा है और दीगर मामला जो खवातीन के हवाले से हो रहे हैं, आपको लगता है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान का एक इंप्रेशन दुनिया भर में जा रहा था कि वो खवातीन के हकूक़ के हवाले से जो खदशात थे दुनिया के नज़दीक, क्या वो दुरुस्त हैं और इसी तरह से ये जो सिस्टम है वो चलेगा? मेरे ख्याल में दुनिया के जो खदशात थे वो अब हकीकत में बदल रही है। इसकी क्या जरूरत है कि एक नया तालीमी साल शुरू हो रही है और आप जो लड़कियां हैं या गर्ल्स हैं उनको घरों में बिठा दे, बाकी को कह दो कि ऑफिस आ जाओ। इसी तरह जितने भी मिनिस्ट्रीज है वहां पर लोगों को जो स्टाफ है वो मेल स्टाफ को कहा जाता है कि आप आ जाए, खवातीन घरों में रहे। इसके अलावा स्टेट टेलीविजन पर कम्प्लीटली वुमेन जो है ना वो टेक ऑफ स्क्रीन से, ठीक है। वो मेरे ख्याल में अब मजीद जब तालिबान का हुकूमत फंक्शन हो जाएगा, उसका जो रिलीजन जो स्कॉलर्स हैं वो बड़ी पुरानी जमाने के ज़हन रखते हैं। इसी वजह से जो कुछ तालिबान के अंदर कुछ लोग हैं कि वो चाहते हैं कि दुनिया के साथ मामलात तय हो। वो खवातीन का एक बड़ा किरदार है, गुज़श्ता 20 सालों में खवातीन का एक बड़ा किरदार था, वो हल किया जाए। लेकिन वो मजहबी जो लोग हैं वो उनके डर से वो अपने जो ख्वाहिशें हैं वो चुप कर रखते हैं, वो कर देते हैं। और इसी हवाले से जो इंप्रेशन है आपके नज़दीक वो दुनिया का जो खदशात थे वो काफ़ी हद तक दुरुस्त हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया समी यूसुफज़ई साहब कि आप जो अफगान की लेटेस्ट सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके हवाले से अपना तज्जिया दे रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे कुछ कोविड की और साथ साथ डेंगू वायरस की। गवर्नमेंट की मुसलसल कोशिशों के बावजूद कोरोना केसेस में कमी तो आना शुरू हो गई है और जुलाई के बाद पहले अगर हम बात करें मुल्क भर में मस्बत केसेस की तादाद 2000 से नीचे आ गई है। कोविड के फैलाव में कमी के बाद NCOC ने लाहौर समेत 6 शहरों में इजाफी पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है और हफ्ते में 2 दिन की बजाय 1 दिन कारोबार बंद रखने का भी फैसला किया गया है। जहां हम बात करें कोविड केसेस में कमी, वहीं मुल्क भर में डेंगू के फैलाव में खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में सैकड़ों अफराद के डेंगू से मुतासर होने की खबरें भी आ रही हैं, जबकि कमिश्नर लाहौर की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से जुलाई तक अस्पतालों में 23% और लैब्स में 77% जो डेंगू केसेस हैं उनकी तस्दीक हुई है। बिल्कुल, और रिपोर्ट ये भी कहती है कि रवां साल के 7 माह में 45 लाख से जायद घरों में 1,60,000 से जायद डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। महकमा प्राइमरी सेहत पंजाब की रिपोर्ट ये कहती है कि लाहौर में डेंगू केसेस की तादाद 600 के करीब पहुंच गई है, जबकि कराची में भी मुतासरीन के हवाले से अगर बात करें तो डेंगू से 4 से 5 अफराद के जाँ बहक होने की भी इतलात आ रही हैं। रावलपिंडी में भी ताज़ा तरीन खबरें ये आ रही हैं कि केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन 30 केसेस तक वहाँ पर भी रिपोर्ट हुए हैं। ये खबरें आ रही हैं। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर डेंगू कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर शाहिद मगसी साहब बराह रास्त मौजूद हैं। उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो हमें इस पे नंबर्स क्या दे पाएंगे और इससे निपटने के लिए क्या इक़दाम अब तक किए हैं। शाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, हमें याद है कि कोविड का जब पहला पेशेंट आया था उस वक्त से लेकर और फिर जब अब तक ये सिलसिला चल रहा है, सूरत हाल काबू में नहीं हुई और डेंगू हमने पहले चूँकि भुगता है तो हमें पता है कि कितना मौलिक वायरस है। क्या सूरत हाल है जी इस वक्त पंजाब में ख़ास तौर पर, अगर आप बता पाएँ? जी, पंजाब में जो है ना जी इस वक्त सूरत हाल ये है कि केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है और वायरस मौजूद है और हम वायरस को डिटेक्ट कर रहे हैं, वायरस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस वक्त 736 केसेस जो है वो पंजाब में रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि उनमें से 623 जो है वो लाहौर में है। तो इसका मेन वजह ये है कि ये केसेस पहले भी होते थे, अब भी हैं, लेकिन हमने इसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम एक्स्ट्रा टीमें भी लगा रहे हैं। बेसिकली ये प्राइवेट लैब्स हैं, वो उनको हमने अलाउ किया हुआ है, तो वो भी केस डिटेक्ट कर रही हैं, तो उनको भी एक्सेस दी है ताकि वो उनके पास भी आए। आज हमारी मीटिंग भी है इस सिलसिले में कि
تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وائرس کو ڈھونڈ رہے ہیں, کیسے ڈھونڈ رہے ہیں, کیا اقدامات کریں آپ وائرس ڈھونڈنے کے لیے؟ تو لاروا ہم سرویلنس کر رہے ہیں, ہم نے سرویلنس کر رہے ہیں, وائرس نہیں ڈھونڈنا ہوتا, ہم سرویلنس کرتے ہیں اور ڈینگی جو مچھر ہے تو اس کا لاروا ہم ڈھونڈتے ہیں, تو اس لاروے کو جو ہے ہم نے ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, طلب کرنا ہوتا ہے, تو وہ ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے بھی ہماری جو اطلاعات ہیں کہ جو ہاسپٹلس کے اندر وارڈز تھے یا کاؤنٹرز تھے ڈینگی کے حوالے سے, ان کو ختم کیا گیا تھا ڈیو ٹو کووڈ, کہ وہاں پہ جو کووڈ کے پیشنٹس ہیں وہاں پہ اٹیک کیا جا سکے. تو جو ڈینگی متاثرین ہیں, جو کیسز آپ بتا رہے ہیں, ان کا ڈیٹا کس طرح سے کمپائل کیا جا رہا ہے؟ ڈیٹا ڈیلی ڈیش بورڈ کے اوپر شام کو 4 بجے ہم کمپائل کرتے ہیں, اور وہ ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس ڈیش ہر بندے وہ اپلوڈ ہوتے ہیں سارے کیسز, کہ سرویلنس کتنی گئی کی, لاروا کتنے ملے, کیسز کتنے پازیٹیو ہوئے, کتنے ایڈمٹ ہوئے, یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے وہ ڈیش بورڈ کے تھرو ہم کرتے ہیں. یہ سارا آن لائن سسٹم ہے, اور اس میں جو ہے ہمارے پاس وارڈوں میں ڈینگی کے مریضوں کے لیے جگہ موجود ہے. ہم نے ہر جگہ پہ بیڈز مختص کیے ہوئے ہیں, ایون ٹی ایچ کیو, ڈی ایچ کیو, ٹیچنگ ہاسپٹل, ہر جگہ پہ. یہ نہیں ہے, کرونا بھی آپ کو پتہ ہے گلوبل ایمرجنسی ہے, اس کو بھی ہم ہی فائٹ کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ اس کو بھی ہم بڑے اچھے طریقے سے مینیج کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور کوشچن, کہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈینگی کا معاملہ جس طرح سے پہلے ہم نے بھگتا ہے اور ہم نے اس سے سفر کیا ہے کافی عرصہ, لیکن اس کے باوجود ہمیں پتہ ہے کہ ڈینگی آتا ہے, ایک ویدر چینج ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ وائرس کہیں نہ کہیں ہمیں ملتا ہے. تو کیا گورنمنٹ کی جانب سے یا پنجاب کی جانب سے اقدامات جو سٹارٹ میں یا بیفور ہینڈ کیے جاتے ہیں, ان اقدامات کے حوالے سے بتائیں, اور اگر کیے گئے ہیں تو وہ کیا اقدامات تھے, اگر نہیں ہوئے تو کیوں نہیں ہوئے؟ جی, اقدامات بالکل کیے گئے ہیں, ریگولر ہم کیے گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس سلسلے میں جو ہائیسٹ فورم ہے وہ کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ ہے. تو کیبنٹ کمیٹی میں تمام ہمارے ہیلتھ منسٹر بھی, سیکریٹریز بھی, ڈپٹی کمشنرز بھی, سب لوگ ادھر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو اس دفعہ 15 کیبنٹ کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ کی گئی ہیں, تو اس کو جو ہے وہ مطلب ریگولر ہم اقدامات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب 1,60,000 لارواز پھر بھی 1,60,000 پھر بھی لاہور سے برآمد ہو گئے. لاروا موجود ہے تو ہم اس کو میکینکلی, میرا سوال تو پورا لے لیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر 1,60,000 لاروا موجود ہے تو اس کو کیٹر کرنے کے لیے پھر ٹیمز بھی چاہیے ہوں گی. کتنی ٹیمز ہیں جی اس وقت جو آپ کی آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں؟ اس وقت کیا ڈیٹا ہے آپ کے پاس؟ آن گراؤنڈ ہماری 3447 ٹیمز آن گراؤنڈ کام کر رہی ہیں. 9,000 بندے تقریباً پہلے آلریڈی تھے, اور 2,500 بندوں کی سینکشن اس سال گورنمنٹ آف پنجاب نے, کیبنٹ کمیٹی نے, انڈر دا سپرویژن آف وردی ہیلتھ منسٹر اینڈ سیکریٹری, وہ انہوں نے ہم نے پرمیشن دی ہے 2,500 کی لاہور کو, 2,000 کی راول پنڈی کو, اور 500 کی ملتان کو. تو یہ ہم بیفور ہینڈ سارے کام کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ ویدر ہے, سیزن ہے, رینی سیزن ہے, تو ہم لاروا مار رہے ہیں, یہ امید رکھیں کر رہے ہیں, اس کو ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, یہ اچھی بات ہے. امید رکھیں ہم کہ صورتحال قابو میں آ جائے گی, قابو سے باہر نہیں ہوگی. کیا آپ کا ڈیٹا کیا ہے؟ انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. لیکن میری قوم سے اپیل ہوگی, میری لوگوں سے اپیل ہوگی کہ وہ عوام الناس ہمارے سے تعاون کریں, اپنا ہاؤس کیپنگ کریں, گھر میں صفائی کا خیال رکھیں, پانی کہیں نہ کھڑا ہونے دیں, جیسے ابھی رینی سیزن آ رہا ہے, باقی چیزیں جیسے گھر میں سرویلنس ٹیمیں آتی ہیں. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سچویشن انڈر کنٹرول, کیونکہ کووڈ کی وجہ سے آلریڈی پوری قوم جو ہے کہ پوری دنیا سفر کر رہی ہے, تو یہ جو ڈینگی والا وائرس ہے یہ ہم پہلے بھی اس سے, لیکن لارواز کو پھیلنے سے پہلے بھی روکا جا سکتا تھا. اور آپ گھر میں احتیاط کریں. بریک لیں گے جی, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. ویسے تو آپ کی ملاقات ہم مختلف ٹیلنٹڈ لوگوں سے کرواتے ہی رہتے ہیں, لیکن اس وقت ہم آپ کی ملاقات ایک ایسے ٹیلنٹڈ بچے سے کروا رہے ہیں جو پینٹنگ نہیں کرتے آرٹ کے اندر, جو کچھ اور میوزک نہیں کرتے. انہوں نے ایک ڈیفرنٹ قسم کی فیلڈ چنی, وہ ایک براڈ کاسٹر بن گئے. وہ اپنا پروگرام کرتے ہیں ریڈیو کے اوپر. ان کی عمر 8 سال سے کم ہے. شاید آپ کو اتفاق ہوا وہ پہلے نہیں گئی سوشل میڈیا وغیرہ پہ دیکھنے کا, کیونکہ یہ معروف شخصیت ہیں. اسی لیے ہم نے ضروری سمجھا کہ ہم بھی شرف حاصل کریں کہ حسنین سے بات کریں. حسنین آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سپر کڈ کے نام سے ریڈیو پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں, اور 8 سال سے بھی کم عمر کے اندر ان کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایک ریڈیو براڈ کاسٹر ہیں. اور پشاور سے ان کا تعلق ہے, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد حسنین کو ویلکم کریں گے. حسنین, ویلکم ٹو ایکسپریسو. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل, میں تو ٹھیک ہوں. سیکنڈلی میں ایکسپریسو کی پوری ٹیم کو گڈ مارننگ کہتا ہوں, بیکاز اٹ از سچ اے گڈ مارننگ. اور سیکنڈلی اگر میں آپ کو بتاؤں, سو دیر از اے نیو تھنگ دیٹ یو مسڈ.
मैं ब्रॉडकास्टर के अलावा एक नया रिकॉर्ड बनाया, वो है पाकिस्तान यंगेस्ट जर्नलिस्ट। Pakistan's youngest journalist. Okay. Wow. That's pretty cool. So how would you define yourself as a journalist? अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें बताइए कि एक जर्नलिस्ट क्या करता है, या आप एज अ जर्नलिस्ट कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? As a journalist मैं अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? As a journalist I would introduce myself to people in the way कि मैं जो लोगों की बोली हुई बातें हैं, I would send that the people who are not able to have a check and balance in the people, क्योंकि लाइक एक जर्नलिस्ट जो है अपनी कौम के लिए, अपने पीपल के लिए, अपनी यूथ के लिए उसकी हाथ, नाक, कान ये होते हैं, क्योंकि ठीक वो हो उनके लिए गया। जो है उनकी बोली हुई चीजें आगे जबरदस्त। अच्छा हसनैन, आप जर्नलिस्ट तो हैं, ये तो बड़ी इंप्रेसिव बात है, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत छोटी उम्र में आप आरजे भी बन गए। अपने इस आरजे बनने के जर्नी को तो बताएं, कैसे स्टार्ट हुआ ये स्टार्ट हुआ था 2018 से। आई वर्कड इन रेडियो इन मीडिया फॉर 4 years। मैंने तकरीबन 4 साल से मीडिया में काम किया है। सो इफ यू टोटली वॉच टूवर्ड्स इट, तो मीडिया के अंदर जितना मेरा टाइम हुआ है, तो उसके स्टार्ट में गेस्ट वगैरह मैं बनता रहता था डिफरेंट प्रोग्राम्स के लिए। आफ्टर दैट इन 2019 मैंने काम करना शुरू किया प्रोफेशनली। मुझे मेरा अपना प्रोग्राम मिला इन रेडियो पुख्तूनख्वा, जहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम करता था जिसमें 3 सेगमेंट थे एंड वी यूज्ड टू हैव दैट प्रोग्राम। जरा करके दिखाइए हसनैन, आगे बढ़ा। हम जरा जानना चाहते हैं आप कैसा करते हैं प्रोग्राम, कुछ सीख लें आपसे, कुछ स्टार्ट करिए ना, इंट्रो कैसे देते हैं? अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, दिस इज मी मोहम्मद हसनैन। आज हम एक नई मॉर्निंग के साथ, एक नए प्रोग्राम के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टॉपिक विच इज अबाउट जर्नलिज्म। जर्नलिज्म की कितनी टाइप्स होती हैं, जर्नलिज्म क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, आप लोग इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम। मैं प्रोग्राम का नाम बोल देता हूँ एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट आवर प्रोग्राम। Okay, that's really good. lovely, That's really lovely. good. तो अब ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम आप करते हैं, इसमें आपके भी आप जैसे ही हैं, या हम जैसे लोगों को भी इजाजत होती है कि वो फोन कॉल कर कर लिया ले। करें? नहीं, बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन कम एंड यू कैन कॉल टू अस। आप हमें कॉल कर सकते हैं। यू गाइस कैन आस्क अस क्वेश्चंस जर्नलिज्म के हवाले से। एक बात आजकल लोग हसनैन बहुत करते हैं कि यार आजकल रेडियो कौन सुनता है। अक्सर बात करें ना कभी गलती से कि यार रेडियो, तो कहते हैं रेडियो कौन सुनता है। तो आपको सुनते हैं लोग? आप इस बात का जरा जवाब दें लोगों को जो ऐसी बात करते हैं। सर बहुत सारे लोग सुनते हैं। सर रेडियो का अभी भी बहुत बड़ा रीच है। बहुत से लोग कहते हैं कि पीटीवी को कौन सुनता है, वो तो अब पुराना हो गया। लेकिन मैंने देखा है कि इतने जगहों पर जो है पीटीवी की इतनी सारी लाइक नॉलेज, वो सब लोग जो है पीटीवी को इतने अच्छी तरह जानते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु डोंट हैव द मनी टू हैव एवरी चैनल। तो पीटीवी तो उनके लिए लाइक दे आर थिंकिंग कि कुछ भी ना हो तो पीटीवी उससे बेहतर है। ठीक हो गया। अच्छा हसनैन, ये बताएं कि आप अपनी स्टडी और अपने जो ये आरजे वाला एक प्रोफेशन है, आप इसको किस तरह से मैनेज करते हैं? जी बिल्कुल, आपने ये सवाल कहा जो कि मुझसे बहुत जगहों पर पूछा गया। ये सवाल जो है थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है, जिसके ऊपर जो है बहुत से लोग नहीं समझ पाते इसके जवाब पे। लेकिन आई वुड मेक इट इजियर। अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली मेरा डे जो है वो मैं स्टार्ट करता हूँ फ्रॉम माय स्कूल, कॉलेज, व्हाटएवर आई हैव। तो मैं अपने स्कूल जाता हूँ। आफ्टर दैट आई टेक अ बाथ, मैं अपना नहा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आकर मेरे रिलीजियस स्टडीज यानी इस्लामिक स्टडीज वो मैं कर लेता हूँ। आफ्टर दैट आई स्लीप। और सैटरडे संडे को मेरे दिन जो है टोटली जो है मैंने दिए होते हैं फॉर माय वर्क। मैं अपने वर्क को देता हूँ। हाँ, बीच में से मैं जाता हूँ, कभी पार्क जाता हूँ। चलें, ठीक है, जबरदस्त बात है। इससे पहले कि हम आपका इंटरव्यू बंद करें, आप चूंकि एक आरजे हैं, आप ही जरा साइन आउट कर दें, इसको साइन आउट करें जरा। हसनैन साइन आउट कर दें, बाय कर दें। कैसे करेंगे? हमें अल्लाह हाफिज़ कैसे करते हैं? ओहो, मेरे ख्याल से जी हसनैन जी। तो अगर मैं आपको बताऊं
जी तो अगर मैं आपको बताऊं so usually my sign out is just like this के जी फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम, जिस तरह आपने ऐसे बहुत कुछ सीखा होगा, और हमारे अगले प्रोग्राम में जिसको ना भी नेक्स्ट डे, अब उसके लिए इंतजार करें एक नए टॉपिक के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए नॉलेज के साथ हम हाजिर होंगे हमारे प्रोग्राम एक्सप्रेसो के अंदर। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Thank you, it was Good amazing, time. Isnan. ये Very well done, बहुत अच्छे, बहुत ही ज़बरदस्त। और इनसे वालिदैन के बारे में नहीं पूछा, उनका भी बड़ा क्रेडिट होता है ऐसे बच्चों को आगे लाने में। डिफरेंट प्रोफेशन है, ब्रॉडकास्टर बना रहे हैं अपने बच्चों को इनके वजह से, अच्छा है ये। बच्चों को इनकरेज करना चाहिए for whatever they want to do. एग्जैक्टली। इसके साथ से जी वर्ल्ड अल्जाइमर डे, चूंकि हमने इसके हवाले से कल बात भी की थी, अल्जाइमर डे के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ अल्जाइमर और डिमेंशिया के हवाले से ऐवान सदर में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अल्जाइमर और डिमेंशिया को समझने और आगाही पर जोर दिया गया, जिसमें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि इस बीमारी के बारे में आगाही आसाबी बीमारी में मुब्तला बूढ़े अफराद की मुश्किलात को कम करने में मददगार साबित हो सकती है। बिल्कुल, अल्जाइमर की बीमारी या डिमेंशिया के साथ अपने प्यारों का मुकाबला करना और बुढ़ापे के साथ उनकी यादाश्त को खत्म होते देखना एक दबाव और जज्बाती सफर हो सकता है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, मुनासिब देखभाल मरीजों पर मस्बत असरात डाल सकती है। इस तकरीब का अहवाल हमने आपको बताया, और कल इस हवाले से एक अहम इवेंट था, हमने इस हवाले से भी आपको आगाह किया था। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब बारी हमारे सेगमेंट माइंड मैटर्स की, जिसमें वकार अहमद मलिक आज प्लांटेशन के हवाले से बात करें कि ऐसे मौसम में किस तरह के पौधे लगाने चाहिए। तो देखते हैं आज का माइंड मैटर्स। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं माइंड मैटर्स, मैं हूं वकार अहमद। आज एक इंतहाई अहम मौजू पे हमने बात करनी है और एक इंतहाई अहम शख्सियत के साथ उस अहम मौजू को डिस्कस करना है। अहम मौजू ये है कि जो दरख्त हैं वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान में लगाने की एक मुहिम जो है वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आवाज़ें आती रहती हैं, मीडिया भी अपना एक रोल प्ले कर रहा है, और पिछले चंद सालों में इसकी अहमियत को उजागर करने के लिए काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन एक स्टेप आगे जाके हमने एक्चुअली वो दरख्त लगाने कौन से हैं और वो प्लांटेशन कैसे की जाए, उसकी पूरी एक साइंस है। उस साइंस के हवाले से हम बात करेंगे। मुझे जाते जाते अक्सी मुफ्ती साहब की एक बात याद आती है, उनके अपनी किसी किताब में उसका जिक्र भी किया कि अगर आप शाम के वक्त आज से 10-15 या 20 साल पहले आप देखते 0 पॉइंट पे खड़े होके पिंडी और इस्लामाबाद में, तो शाम के वक्त आपको परिंदों के गौल जो है वो पिंडी की जानिब सफ़र करते मिलते थे। उसकी वजह ये थी कि वो शनासाई उनकी उन दरख्तों के साथ नहीं थी इस्लामाबाद के, वो जो दरख्त जो इम्पोर्टेड या उस तरह लगाए गए थे कि वो फिर वापस आके पिंडी जानिब जो है वो शाम के वक्त आपको गौल नज़र आते थे। मेरे साथ हैं इस वक्त कामरान सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये पूरी एक साइंस है। जी बिल्कुल। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मैं उठ के जो भी वो पौधे लगाना शुरू कर दूँ। कहाँ पे गफलत हो रही है, कहाँ पे बेहतरी हो रही है, गफलत किस जगह पे हो रही है? सबसे पहले तो ये अगर प्लांटेशन के अंदर कहीं ना कहीं आपको गफलत नजर आती होगी कि एक्चुअली ये प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए, वो कौन से? ये गफलत यहाँ पे हो रही है कि हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से जितने भी लोग जो भी हमारे वो सियासत में या आप कह सकते हैं सरकारी मशीनरी में आते हैं, उनको पास एक गोल होता है, 2 साल में 5 साल में उन्होंने कुछ कारकर्दगी दिखानी होती है। ठीक है। और जो हमारे लोकल ट्रीज हैं उनको कुछ वक्त लगता है बड़ा। अच्छा, कुछ उन्होंने ऐसे दरख्त उन्होंने जो है ना वो इंपोर्ट कर लिए हुए हैं जो कम वक्त में बढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल अगर एक यूकलिप्टस का जवान दरख्त है जी, तो वो 70 से 100 लीटर पानी डेली लेता है। उसके बाद अब यहाँ पे वो दरख्त आ गए, कोनोकार्प्स आ गया, आपको हर जगह पे वो नजर आता है। अच्छा, ये जितने भी इससे पहले लस्टोनिया आ गया दरख्त एक, आप देखते हैं कि ये जो आप इंपोर्ट तो कर लेते हैं, कारकर्दगी दिखा देते हैं 2 साल में 5 साल में अपनी सर्विस के दौरान आपको अपनी सर्विस के दौरान के जी ये देखें ये ग्रीन बेल्ट है, ये हरी भरी हो गई है, ये देखें जी ये एरिया इसमें दरख्त बड़े हो गए हैं, ये आप दिखा तो देखें, लेकिन आप जानते हैं कि आप पानी कितना अपना जमीन का खत्म कर रहे हैं, और आप जो यहाँ पे इकोसिस्टम का जो एक बड़ा ही एक आपका कह लें कि उसका मेजर पार्ट है वो है परिंदे जी, जो आपके नुकसान पहुंचाने वाले हजारों जो कीड़े मकोड़े उनको खाते हैं। आपके जितने अर्बन बर्ड्स हैं, जब ये वो देखते हैं कि वो उनके वो जो दोस्त उनके जो वो सदियों से उनके साथ रहने वाले जो दरख्त हैं वो अब नहीं है। अब परिंदों के और जानवरों के और रीछों के मसाइल आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि आपकी उनके साथ एक दोस्ती, यानी एज अ फोटोग्राफर आप वाइल्ड फोटोग्राफर हैं और आप 6-6 महीने लगा के उनके साथ एक दोस्ती डेवलप करते हैं, तो जब वो सफ़र करते हैं तो यकीनन आपके दिल पे भी
गुजरती होगी कि वो उसको हम देखते भी है ना, हमारे सामने मुशाहदे में वो चीज आती है कि ये परिंदा है, ये किस दरख्त पे घर बनाता है। जैसे अगर आप मेरी पहली किताब देखें बर्जा सियालकोट में, उसमें मैंने सिर्फ परिंदे नहीं दिखाए, मैंने वो सारी जगह दिखाई हैं, वो लैंडस्केप, वो किस दरख्त पे बैठ रहा है, किस दरख्त में उसका घोंसला है, तो वो हमारे वो सारे वो दरख्त थे जो यहाँ के रवायती। और एक तरह जो टेक्निक्स कमरान में क्या हो रही हैं, क्या होनी चाहिए, जैसे फूड फॉरेस्ट है, इस तरह की बहुत सारी और भी हैं। ये आपने पहले लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किया साइंस, या अभी हम कुछ टेक्निक पे, ये बड़े मुश्किल से लोकल लोगों के लिए बड़ा मुश्किल सा लफ्ज है, इसके लिए बड़े आसान सा एक हल है। ठीक है, आप अपने सिर्फ वो दरख्त जो आपके माँ बाप भी देखते आए हैं, आपके बाप जो दादा, आपके परदादा और आप देखते आए हैं, जो अगर कोई 50 साल मेरी वाली उम्र के लोग हैं, तो उसमें वो जो देखते आए हैं वो दरख्त लगाएं। आपकी उम्र 50 साल है? मेरी 50 से थोड़ी कम 47। मतलब आपको पहाड़ों पे चढ़ता देखें तो वो उस बंदे से पूछना चाहिए। अच्छा, तो उसमें जो है ना, वो आप सिर्फ वो दरख्त लगाएं जिनको आप साल हर साल से अपने साथ देखते थे। जामुन लगाएं, शतूत लगाएं, आप अमरूद लगाएं, ये फलों वाले हैं। अगर आप फूलों पे आ जाएं तो हमारे लोकल जो ट्रीज हैं उनमें उन जैसी तो बहार बढ़ने पे बहार आती है, वैसी तो किसी भी दरख्त पे नहीं आती। अमलतास आप देखें, उस जैसा आपको जर्द शोख रंग को और किस दरख्त पे मिलता है। अच्छा, उसके बाद आप जैकोरैंडा है, आप वो देखें क्या खूबसूरत दरख्त है। उसके बाद आप गुलमोहर है। अच्छा, इस तरह के बेशुमार आपको फूलों वाले दरख्त, आपको जो आपके वो उस जगह की आराइश में इजाफा करते हैं। उसके बाद आप जो आपके फलों वाले दरख्त हैं, उसके बाद आपके जो बड़े दरख्त हैं, वो उस तरह के आपको। खान साहब ने भी एक टेक्निक का किसका जिक्र किया था, ये जो मियावाकी। हाँ, वो क्या है, वो उसमें होता क्या है मियावाकी, कि आप 4 लेयर्स में आप एक ऐसा जंगल डेवलप करते हैं जिसका अपना एक इकोसिस्टम होता है। उसमें आप वो उसी इलाके के मुताबिक रवायती दरख्त लगाते हैं, उसमें झाड़ियाँ लगाते हैं, उससे थोड़े से बड़े दरख्त लगाते हैं, फिर फलदार दरख्त लगाते हैं, फिर बड़े दरख्त लगाते हैं। उसके अंदर वो जो है ना अपना एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है और उसमें आप इंडिपेंडेंट काम करता है, वो सारा वो काम करता है। कमरान भी इस पे, बल्कि हमारे कोई दोस्त हैं जो कि फूड फॉरेस्ट के हवाले से भी काम कर रहे हैं, यानी वो फूड फॉरेस्ट की तकरीब ये एक ही आइडिया है। और इस पे एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ ये है कि इस पे बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको वो 4 लेयर्स जो हैं एग्जैक्टली आप उनको बता देते हैं कि आपका ये कतः राजी है, और उसके बाद यानी वो मेजरमेंट दे देते हैं, तो वो आपको वो सारा बना के दे देता है, क्योंकि पैरेलल आपको शुरू में बहुत केयरफुल होना पड़ता है। सो इट्स सो अमेजिंग। आपके साथ बात करके हमेशा ही बहुत मजा आता है, क्योंकि वाइल्ड की बात होती है और जंगलात की बात होती है और ग्लेशियर्स की बात होती है, परिंदों की बात होती है, और बहुत ही ज़बरदस्त। सो थैंक यू वेरी मच कमरान भाई। कमरान सलीम का बेसिकली कहना यह है कि जो इस धरती के दरख्त हैं जो आप देखते आए हैं हमेशा से, और वो बहुत सारी अनवा हैं, कोई मतलब 4, 5, 10 नहीं है, बहुत सारी अनवा हैं, उन्हीं को लगाएं तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर है। गो कि वो टाइम लेंगे, लेकिन वो कहीं ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होते हैं। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए माइंड मैटर्स। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब वक्त हुआ चाहता है आपको ओवर अ कप ऑफ कॉफी दिखाने का। आप कॉफी खुद बना के पी भी सकते हैं। सेगमेंट के बीच में सदाकत अली अब्बासी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। आज हमना उनके घर पहुंची हैं और उनके साथ कॉफी भी पी और उनकी लाइफ के ऊपर बात भी की। आज के सेगमेंट में देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूं आपकी होस्ट हमना खालिद, और आज सुबह मैं सुपर एक्साइटेड इसलिए क्योंकि मैं एक तो ब्रेकफास्ट पे इनवाइटेड हूँ। कहाँ पे इनवाइटेड हूँ ये फॉर श्योर मैं आप लोगों को बताऊंगी, और मेरे इतने सुकून से बैठे हुए आपने देख लिया होगा कि यार कहाँ पे हूँ मैं इस टाइम। यस, इस टाइम मैं हूँ सदाकत अली अब्बासी के घर में, और आज थोड़ी फैमिली से भी चिट-चैट होने वाली है और कुछ उनकी स्ट्रगल और सपोर्ट और यहाँ तक वो PTI में किस तरह आए ये मैं ज़रूर पूछूंगी। आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमना आपको खुशामदीद आपकी पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का फजल, बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी मैंने क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड देखा कि आपने MS किया हुआ है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, और फिर आपने IT भी किया हुआ है, MPhil भी किया हुआ है। तो ये इतना पढ़ने के बाद यू जंप्ड इनटू मतलब पॉलिटिक्स में, ये कैसे हो गया? अच्छा, ये बड़ा ही मिसकंसेप्शन है हमारे मुआशरे में कि शायद पढ़े लिखे लोगों का, क्वालिफाइड लोगों का कोई काम नहीं है सियासत में। सियासत में नॉर्मली लोग जो आपने देखे हैं, अगर देखा जाए तो एक MNA जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी को गाइड करता है, उनको लीड
लीड करता है तो एक ब्यूरोक्रेट जो सेक्रेटरी होता है वो ज़ाहिर है आपकी गवर्नमेंट का हेड होता है, पूरे डिपार्टमेंट का हेड होता है। तो अगर उसको जो हेड करने वाला है अगर वो पढ़ा लिखा होगा, अगर उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड ठीक होगी, अगर उसका कोई यानी विजन होगा तो वो ज़्यादा अच्छा लीड कर सकता है। मैं बिल्कुल, आपका सवाल है कि ट्रेडिशनली ऐसे नहीं होता, मेरा फील्ड था, मैं अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा मतलब मैं सक्सेसफुल था, लेकिन मैं एज अ चॉइस इस माशरे को सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए अपना रोल प्ले करने आया हूँ। यूजुअली कॉन्सेप्ट हमारे माशरे का यही है कि आपने बड़े होने अच्छा पढ़ना है या पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अच्छा पढ़ाना है और देन उसी फील्ड में आपने एक्सेल करना है। तो ये मैंने आपसे पूछा था कि ये आपकी स्ट्रगल कैसे थी कि जब आपने मतलब मास्टर्स करने के बाद आपने अपने घर का, अपने पेरेंट्स को कहा कि नहीं जी ये तो मैं नहीं कर रहा, मैं इस तरफ जा रहा हूँ, यानी मैं पॉलिटिशियन से जा रहा हूँ। नहीं, मेरा तो इससे पहले भी एक स्टोरी है कि मेरे वालिदैन बिल्कुल ट्रेडिशनल थे। उनका ख्याल था कि मुझे कोई सरकारी नौकरी करनी चाहिए क्योंकि मैं बहुत आउटस्टैंडिंग था अपनी पढ़ाई में। तो मैंने सरकारी नौकरी, उनके खुशी की खातिर मैंने PAF कॉलेज ज्वाइन किया एज ए लेक्चरर। और ज्वाइन करने के बाद 3 महीने जब मैंने वहाँ नौकरी की तो मुझे लगा कि मेरी मंजिल ये नहीं है। मैं वहाँ छोड़ के फिर एक प्राइवेट, यहाँ पे एक कॉलेज है A लेवल्स का, इकोनॉमिक्स का, वहाँ मैंने ज्वाइन कर लिया। और फिर एक आप होता है कि आपने अपने आप को सक्सेस स्टोरी बनाना होता है। जब आप फील्ड में सक्सीड कर जाएं, जब मैंने 15 साल एजुकेशन के फील्ड में अल्लाह का फजल है लीड किया, टॉप किया, फाइनेंशियली बहुत अपने आप को स्ट्रेंथन किया, अपना नाम बनाया फील्ड में, फिर मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ बिजनेस। मैंने स्कूल्स खोल लिए अपने नाम पे। वो स्कूल जब चलना शुरू हो गए तो फिर इंसान देखता है कि अब इस फील्ड में आप कामयाब हैं। अब पैसा मेरा कभी भी मतमा नजर नहीं रहा। मैं समझता हूँ कि इतना पैसा आपके पास होना चाहिए कि आपकी अपनी जिंदगी, घर बार ठीक गुजरे, बच्चों की तालीम की आपको परेशानी ना हो, और खुदा ना खासा कोई बीमार हो तो आपको इलाज मुआवजे की परेशानी ना हो। इससे ज़्यादा मैं दौलत को जमा करने का कायल इतना नहीं हूँ। शुरू में तो बहुत ही स्ट्रगलिंग टाइम था, कभी लाहौर जाना है, कभी कराची, कभी धरना, कभी मुजाहरा, कभी क्या, और PTI ने तो बहुत हमें भगाया भी बहुत। तो मुझे वालदा ने बहुत नाराज़गी का इजहार किया। मुझे बड़ा एक मेरा जुमला बड़ा मशहूर है कि उन्होंने मुझे कहा कि ये जिन्होंने घर चलाने होते हैं ना वो सियासत में नहीं करते, तो पता चले कि तुम्हारी बीवी घर छोड़ के चली जाए। इतनी शिकायतें हुई। लेकिन बाद में जब मुझे सक्सेस मिली, फेम मिली, तो वालिदैन बड़ा खुश भी हुए। आप एज एन लेक्चरर, टीचर भी रह चुके हैं। एक स्टूडेंट्स के साथ आप लोगों का जो आपका है माइंडसेट किसी और तरह से होता होगा। एक माइंड गेम भी होती है ना, आपने स्विच करना है हर फील्ड के लिहाज से, तो वो आपने आपके अंदर वो टैलेंट अपने आप को पॉलिश करना है या वो किस तरह से आप मैनेज करना है? मैंने वहीं से सीखा है। मेरी सारी ट्रेनिंग क्लासरूम में हुई है। और मुझे अक्सर लोग जो मुझे कभी कभी आपको सियासत में लोग रेडिक्यूल करते हैं ना, आपको बुरा भला कहते हैं, तो मुझे कहते हैं ये तो मास्टर्स है, इसको किधर बना दिया है मैंने। तो मैं उसको अपना फख्र समझता हूँ कि अगर मैं आज कुछ भी हूँ इसमें बतौर टीचर आज भी मैं ज़्यादा इज्जत महसूस करता हूँ। तो अपने एरिया में जब आप खड़े हुए एज एन MNA और आपने फॉर श्योर जब फर्स्ट टाइम होता है तो पब्लिक को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। शायद स्टूडेंट्स को पढ़ाना है समथिंग एल्स, लेकिन पब्लिक को ये कहना है जी मैं इस एरिया के लिए चेंजेस लेके आऊँगा, ये करूँगा, या उस तरह की स्पीचेस रेडी रखना, वो आपकी स्ट्रगल कैसी थी? बहुत मुश्किल तरीन काम है, बहुत प्रेशर होता है। लेकिन जब आपको पता हो कि आप में ताकत है, अल्लाह ताला ने आपको सच्चाई की ताकत दी है, तो फिर आप कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं। फिर अगर आप कभी भी सोच बड़ी ना रखें, अब कभी आप कामयाब, तो सोच बड़ी थी, मैंने कहा मैंने हराना ही हराना है, तो वो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जब अभी आपसे मिली तो मैंने कहा यार वाकई एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंट होता है, प्लस आपका एक प्रेजेंट माइंड होना ऑन द स्पॉट, आपने एक चीज़ को पिक करना और उसको आंसर करना, ये बहुत कम लोगों पे टैलेंट होता है। और मुझे लग रहा है कि अभी हम शायद ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे हैं। आए जी, आइए प्लीज़, आ जाए। अच्छा, अब ना आपको टेबल पे भी वेलकम, और मैं आपको मिलाता हूँ मेरी बेटी वानिया अली अब्बासी से, और इनकी आज स्कूल भी है और ऑनलाइन क्लास है, उठ के आई हैं आपके रिस्पेक्ट में, बिकॉज वो जिन्होंने कहा कि खातून आई हैं हमारे घर, तो मैं वेलकम करती हूँ। तो ये इसलिए इनको मैं लेके, तो शी इज़ दी ओनली फीमेल वी हैव इन आवर हाउस एट द मोमेंट। तो वानिया अली, कैसी है वानिया? ओके वानिया, बाबा आपको कैसे टाइम देते हैं इतनी मुश्किल टफ रूटीन में, और आप बाबा से कैसे टाइम ले लेती हो कि जी मैंने अब कहीं जाना है तो आप मुझे लेके जाएं, मैं ड्राइवर के साथ नहीं जाऊंगी? Basically, he doesn't make time for anyone. Like he doesn't take time out of his schedule for anyone. Whenever he is free or he has the time, then he then he goes anywhere with anyone. He doesn't free his time. He doesn't find a way to
free his time for anyone else. But we do go, we do go. Yeah, only when you are free, only when you have free time. So my लिटिल बिट मुश्किल है, मुझे पता चल रहा है मानिए की शक्ल से कि यार बाबा टाइम नहीं देते, मान जाए आप, ठीक है? नहीं मानते, ये सही कहती है यार। अच्छा, कोई ऐसा स्पोर्ट जो आप अपने फादर के साथ, कोई तो ऐसी एक्टिविटी होगी जो वीकेंड में कभी प्लान तो होती होगी फॉर श्योर। Sometimes we play badminton, go hiking and walking. हमारी एक्टिविटी सबसे ज़्यादा एक्टिविटी जो है ना वो जब मेरे पास टाइम हो हम बाहर कोई खाना जाते हैं और हमारी जो फेवरेट बताओ क्या चीज़ है हमारी Steak. हम स्टेक खाने जाते हैं। अच्छा, यानी कभी ऐसा हुआ है कि यू आर इनटू देसी फूड, ये जंक में तो कभी हो गया और रेस्टोरेंट में जाके कि नहीं आपने कहा देसी ये कह रही नहीं हम दोनों ने आपस में जब हमारे को वेरी रेयर दैट वी हैव टाइम, तो हमारा जो क्वालिटी टाइम होता है इसने और मैंने एक आपस की एक ऐसी क्या होती है एक चीज़ बनाई है, क्या कहते हैं, एक हमारी ऐसा एक फूड आइटम है जो हम दोनों की कॉमन है और वो हम हमेशा वो स्टेक लेते हैं और एक ख़ास तरह का स्टेक है वो हम खाते हैं और एक ख़ास तरह की हमारी स्वीट डिश है। तो हम जब when we are together हम एज अ फैमिली हम जाते हैं। इट मस्ट बी माउंटेन लावा Something like that. ओके, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई पापा की एक अच्छी बात बहुत ज़्यादा होगी लेकिन बहुत कम ऐसे होते कहते हैं यार एक बुरी बात, तो एक बैड हैबिट और एक गुड हैबिट। Good habit, he's always like interesting. He always has something to say. He's very fun to argue with, to like talk to. And if you have a question, he always has an answer to it and a logical one. Good. And the bad one? Bad habit. I think the only bad thing about him is that he doesn't have time. Oh my God. That's it. अच्छा, ये देसी थिंग है कि फॉर श्योर आपने इतनी ज़्यादा कमिटमेंट्स रखी हैं, तो आप इस तरह से अपनी फैमिली मैनेजमेंट, डॉटर वाइफ सबके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की। देखिए मैं इनको भी हमेशा समझाता हूँ कि किसी भी ख़ानदान में किसी भी फैमिली में किसी एक बंदे ने स्ट्रगल करनी होती है तो पूरा ख़ानदान फिर स्टेबल होता है। मैं इनको अक्सर समझाता हूँ कि मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल वाली है और बहुत एक फ्रॉम एन ऑर्डिनरी स्टेट ऊपर आए हैं, तो उस हवाले से बहुत सारी फिर ज़ाहिर कुर्बानियाँ होती हैं और मैं समझता हूँ कि मेरी फैमिली सब ज़्यादा सफ़र करती है इस मामले में कि मेरा टाइम नहीं होता और मैं इनको टाइम नहीं दे सकता। अच्छा, मानिए कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपकी और आपके फादर की कॉमन हो और जो आप लोग मिल के करते हो? It sounds bad, but arguments, like not fighting, but arguments like debates, like about certain things. Not exactly debates, but like in a good way. Yeah. मैं इसकी जो है ना आर्गुमेंट करने की और दलील की मैं बड़ी इसकी कोशिश करता हूँ कि इसकी जो है ना वो सलाहियत बढ़े। तो हम किसी भी टॉपिक पे ले लेते हैं तो मैं उसके हक में बोलता हूँ, ये खिलाफ बोलती है या ये उसमें हक में बोलती है, तो मैं इसको फिर बार बार आर्गुमेंट्स करके तो वो मैं इसकी एक स्किल बिल्ड करूँ। आपकी कोई बचपन की ऐसी फ़नी स्टोरी जो आपको याद हो? फ़नी स्टोरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक दफ़ा मैं और मेरा कज़न बहुत छोटे थे, हमने एक शादी पे जाना था, तो हमें किसी ने किसी गाड़ी पे बिठा दिया कि आप शादी पे जाएं, तो रास्ते में वो गाड़ी ख़राब हो गई और हम दोनों ने कहा कि हम एक शॉर्टकट लेते, एक जंगल का रास्ता, और शॉर्टकट लेते हुए हम दोनों रास्ता भूल गए और 5 से 6 किलोमीटर घने जंगलों में रात को 12-1 बज गए, जहाँ पे शेर भी थे, आप समझ लें कि हॉरर मूवी की तरह। और जब हम जंगल में गए तो बारिश भी हो गई, तो ये बारिश भी हमारे एक्सप्रेसवे तो नहीं था? नहीं मरी एक्सप्रेसवे इज स्टिल अ बेटर प्लेस, उससे ज़्यादा घना जंगल था। और वहाँ हम भूल गए पूरी रात और सुबह सहरी के टाइम किसी गलत गांव में चले गए, उधर भी कोई मसला था, उधर भी कोई पिछले 2 दिन पहले कोई डकैती हुई थी, उन्होंने हमें कहा कि इधर आगे ना आना, मतलब वो एक ऐसा जो वो मेरी ज़िंदगी का खौफनाक तरीन, मैं और मेरा कज़न थे दो, वो है बच्चे थे। मानिए आपको लगता है कि आपके फादर को मिनिस्टर बनना चाहिए कि नहीं? ऐसा आपको तो लगता होगा ज़रूर। Not just because he's my father, but also because I think he's very hardworking and dedicated, and he just deserves to be a minister. देखिए मेरी सपोर्ट है, चाहे पार्टी में हो ना हो, घर में सपोर्ट है जी बिल्कुल। हर इंसान की कोशिश तो होती है, ख्वाहिश भी होती है जब MNA बने, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन चूँकि वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करते हैं और मेरे से वो बहुत अच्छी, मेरा उनसे एक जान पहचान भी है, तो ये मेरा ख्याल है कि ख्वाहिश तो होती है, इज़्ज़त की बात है,
लेकिन कभी भी हमारी इतनी ख्वाहिश नहीं होती कि जाके किसी को कहना पड़े। जब वो मुनासिब समझेंगे और जिस जगह समझेंगे, मेरा फील्ड इकोनॉमी है, मेरा फील्ड एजुकेशन है, मेरा फील्ड IT है, इसके अलावा एक इंसान अगर जिसने सियासत में मैनेजमेंट की है, स्कूल रन की है, किसी जगह पे भी अगर वो मैनेजमेंट ही होती है, आपको टीम मिले, टीम वर्क चलाना आना चाहिए। मैं इस पार्टी का बुनियादी रुकन हूँ और आज जहाँ भी हूँ इस पार्टी की वजह से हूँ, और मेरे कायद जब मुझे समझें और कभी ना भी समझें तो कभी गिला शिकवा या कहना या डिमांड, ये मेरे मिजाज में ही नहीं है। अभी तक अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया, मुझे उम्मीद है कि आगे भी अल्लाह ताला देगा, तो वो एक मुनासिब वक्त पे है। बाकी घर वालों की तो ख्वाहिश होती है, फैमिली की ख्वाहिश होती है, सपोर्टर्स की ख्वाहिश होती है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं, मैं ना ये कहता हूँ कि यार ये अल्लाह की तरफ से है। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच वानिया, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और थैंक यू सो मच। ये था आज का सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। फिर मिलेंगे नए गेस्ट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। मुल्क भर में 5 साल तक की उम्र के बच्चों को जी पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं और हुकूमत इस सिलसिले में आपको मालूम है अनथक मेहनत कर रही है और काफ़ी अरसे से कर रही है। पोलियो फ्री पाकिस्तान हो, ये हम सब की कोशिश भी है और दुआ भी है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम ज़रूर इसको शिकस्त दे के रहेंगे और अभी काफ़ी हद तक उम्मीद रोशन होना शुरू हो गई है। मगर एक चीज़ जो हमने आपके साथ शेयर करना है, जो हम शेयर करना चाहते हैं, वो ये है कि हर कोई जानता है कि अपने बच्चों को पोलियो के जो कतरे हैं उनको ना पिलवाना उनकी उम्र भर की माजूरी का सबब बन सकता है। अपने मासूम और लाडले बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलवाना आखिर कहाँ की दानिशमंदी है। आप कोई नहीं चाहेगा और किसी को नहीं चाहना चाहिए कि उनके बच्चे उम्र भर के लिए मासूम। और ये कि आखिर वालिदैन अपने बच्चों को जो पोलियो के कतरे हैं वो पिलवाने से मुतालिक गैर जिम्मेदारी रवैया क्यों इख्तियार करते हैं। और आज हम इसी हवाले से बात करेंगे कि पोलियो फ्री पाकिस्तान के हवाले से किस तरह से हमें अपनी एज अ इंडिविजुअल जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उजाला नैयर जो कि पोलियो सर्विलेंस ऑफिसर है, और उनसे हम करेंगे और उनसे डिस्कशन भी करेंगे कि ये कैंपेन है इसकी अभी तक क्या अपडेट्स हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर उजाला एंड वेलकम टू एक्सप्रेसो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। डॉक्टर उजाला, हम बार और हमने इस कैंपेन, जब भी कैंपेन का आगाज़ होता है और कहा जाता है हम पब्लिक फॉरम्स पे भी अवेयरनेस के कैंपेन्स देखते हैं कि बच्चों को पोलियो के कतरे पिलवाने हैं। अभी जो लेटेस्ट अपडेट्स है कि किस तरह से कैंपेन जो है इसको किया जा रहा है और मॉनिटर किस तरह से हो रही है? ये जो कैंपेन है ये बड़ी हमारी स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी होती है। 15 दिन पहले कैंपेन से टीमों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बेशक कितनी भी हम कैंपेन्स करें, हर कैंपेन से पहले हम सारी टीम्स को दोबारा ट्रेन करते हैं। ये लोकल कम्युनिटी से सिलेक्ट की जाती हैं, इनके पास बच्चों की लिस्टें होती हैं और ये हर घर के दरवाजे पे जाके नॉक करती हैं। टीम अपना काम सुबह 8 बजे शुरू करती है और उसके बाद वो एक राउंड करती है। उसके बाद जो बच्चे घर पे मौजूद नहीं, जैसे कोई स्कूल गया हुआ है, कोई बाजार गया हुआ है, कोई नानी के घर है, फिर टीम दोबारा आती है। अब यहाँ पे जो हमारा इशू आता है कि जो बच्चे मौजूद नहीं होते, बाज़ औक़ात पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा सो रहा है। अब वो टीम बेचारी जो इतनी गर्मी है, कोविड फैला हुआ है, उन्होंने मास्क पहना होता है, सैनिटाइज़र उठाया होता है, अपना कैरियर उठाया होता है, वो बेचारी फिर दोबारा राउंड कर रही होती है। तो यहाँ पे जो गैप है ना, ये कवर करने की ज़रूरत है कि अगर आपका बच्चा सो रहा है या घर से बाहर गया हुआ है तो टीम के साथ ताउन करें और उसे एग्जैक्ट टाइम बताएं कि जी हाँ वो इतने बजे आएगा, ताकि टीम उसको प्रॉपर्ली कवर करे। 3 दिन तो वो इस तरह जाएगी, 3 दिन के बाद भी जो बच्चे रह जाएंगे फिर 2 दिन मजीद उन बच्चों को दोबारा कवर करने के लिए जाएंगे। ये कैंपेन स्कूल्स में भी रन कर रहे होते हैं हम, PTP पॉइंट्स हैं, बसों के अड्डे हैं, बाजार हैं, जितने हर जगह पे कहीं ना कहीं हमारी टीम फिर रही होती है। तो ये बेसिक एक्टिविटी है। अभी तक जो आपके पास ओब्वियसली फिर फीडबैक भी आता होगा आपकी टीम्स की तरफ से, अभी तक हम अगर एक रफली हम देखें कितने % लोग हैं जो अभी तक भी मुख्तलिफ बहाने बनाते हैं या बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे आना चाहते हैं, और इनकी तादाद शहरों में ज़्यादा है या गाँव में ज़्यादा है, देहातों में ज़्यादा है? अच्छा, इस हवाले से पंजाब में रिफ्यूज़ल कम है, जिसको हम कहें ना कि जो बच्चे पोलियो के ख़िलाफ़ हैं या पोलियो मुहिम के ख़िलाफ़, उनकी तादाद कम है। अच्छा, इनकी ज़्यादा तादाद जो है वो हमें रावलपिंडी में मिल जाती है। उसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पे पॉकेट्स हैं। अच्छा, बट ड्यू टू अदर रीजंस, जैसे ये NA है, घर पे मौजूद नहीं है, या बस सीरियसली ना लेने की वजह से जो बच्चे मिस होते हैं ना, वो ज़्यादा बड़ा इशू है। अच्छा, गांव में हमारी कवरेज बेहतर हो जाती है
क्योंकि वहाँ के बच्चों की इतनी मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। वहाँ तो टीम पहुँच गई है, उसको अपने इलाके की हर बहुत मेहनत करती हैं टीम्स, उनको एक एक बच्चे का नाम भी पता होता है। जब हम मॉनिटरिंग के लिए जाते हैं, मतलब क्योंकि ज्यादातर मुकामी टीचर्स होते हैं तो वो कनेक्टेड भी होते हैं मुकामी लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम होता है ज्यादातर जो है, उसके साथ वॉलंटियर्स लगे होते हैं, लेकिन वो मकामी होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर शाला, इसके साथ साथ जिस तरह से हम बात करें कि बच्चों को कतरे पिलवाना बहुत ज़रूरी है और ये बार बार अवेयरनेस भी दी जाती है। सर इमरान भी कहते हैं कि बहुत सारे वालिदैन रिफ्यूज़ल की सिचुएशन में होते हैं, रिलक्टेंट होते हैं कि बच्चों को कतरे नहीं पिलाते। अब इनकी अवेयरनेस के लिए बेसिकली, क्योंकि आप लोगों को तो ट्रेन करते हैं, लेकिन लोगों का माइंडसेट चेंज करना, उसके हवाले से ट्रेनिंग देना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसका भी देखिए पूरा सिस्टम मौजूद है। सबसे पहले तो हम मीडिया के बहुत थैंकफुल हैं। मीडिया ने कोविड में भी बहुत ज़्यादा हमारा हेल्प आउट किया, पोलियो में भी बहुत हेल्प आउट किया, और लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए यूसी लेवल के जो नोटवर्दीज़ हैं, रिस्पेक्टेबल्स हैं, उनको भी इंगेज किया जाता है। मस्जिदों में अनाउंसमेंट्स कराई जाती हैं, स्कूलों में कराया जाता है। यानी इसका सारा स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि लोकल कम्युनिटी से उस एरिया को बताया जाए। जो लोगों के जनरल मिथ्स हैं कि जी शायद पोलियो की वजह से इनफर्टिलिटी होती है, बच्चे नहीं पैदा होते, वो बिल्कुल ही गलत साबित हो चुकी है, क्योंकि 1988 में प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब से अब तक जिन बच्चों को, तब जो बच्चे थे कतरे मिले, अब उनके भी अपने बच्चे हैं और इतने ज्यादा है। हमारी पॉपुलेशन बहुत माशाल्लाह बहुत रैपिडली ग्रो कर रहे हैं पाकिस्तान में। दूसरा ये फिर हराम का आ जाता है भाई, सारी कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में, सऊदीया ले लें, मिस्र ले लें, अल जज़ीरा, आपकी सबसे बड़ी अल अज़हर यूनिवर्सिटी जो है, सब जगह पे यही कतरे पिलाए गए हैं। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ये हराम है। और फिर लोगों को कुछ होता है कि जी शायद इसको बच्चा बीमार है, या अभी ना दें या बाद में दे दें, या बार बार क्यों दें। तो जो हम एक्स्ट्रा डोज देते हैं, जैसे अगर बच्चे ने आज कतरे पिए हैं और कल आप उसको दोबारा दे रहे हैं, तो वो उसका नुकसान नहीं है, वो डोज उसके स्टूल में निकल जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा उसकी बॉडी में जितनी उसको ज़रूरत है वो अटैच हो जाएगी, बाकी निकल जाएगी। सो देयर इज़ नो हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है। तो अच्छा, एक खबर में पढ़ रहा था कि पिछले 7-8 माह से पाकिस्तान में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है पोलियो का, जो बड़ा खुशाइंद है। और मुझे याद है आज से तकरीबन कोई एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है, कुछ 5-6 साल पहले हम बिल्कुल स्टेज पे थे कि हम पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिए जाते, लेकिन उसके बाद फिर एकदम से एक दोबारा से वेव आई और हमने देखा अर्बन एरियाज़ के अंदर और पानी के अंदर कुछ ऐसे मसाइल हुए कि दोबारा से केसेस सामने आए। अभी हम कहाँ स्टैंड करें पाकिस्तान में, चूँकि आपके पास इंटरनेशनल जो इदारे हैं उनका भी डाटा होता है, फिर आप पंजाब को भी देख रही हैं, तो अभी हम कहाँ स्टैंड करें और किस हद तक पॉसिबल है कि 2021 इज़ गोइंग टू बी अ पोलियो फ्री ईयर फॉर अस इंशाल्लाह, ऐसा हो सकता है? देखिए ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये बहुत डिफ़िकल्ट है। अभी पाकिस्तान में आज तक हिस्ट्री में हम इतने कम नंबर पे नहीं आए। अब तक हमारे पास सिर्फ एक केस आया बलूचिस्तान से। इट्स अ वेरी गुड नंबर। हाँ, वेरी गुड। और वो आया है जनवरी में। ओके। तो अब हमें कंसेक्यूटिव 2 साल फ्री रहना होगा, मतलब उस केस के ऑनसेट की डेट से। इसके अलावा एनवायरमेंटल सैंपल जो हैं वो पूरे पाकिस्तान से ही बहुत कम हो गए हैं। जैसे पंजाब से पिछले 3 महीने से कोई सैंपल पॉजिटिव नहीं आया, जो बहुत मुश्किल से हुआ है। लास्ट टाइम हम इस वक्त रो रहे थे कि जी सैंपल पॉजिटिव हो गया। सीवरेज सैंपल हम गंदे पानी से लेते हैं सैंपल देखने के लिए, जिसका हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ने सैंपल कलेक्शन बंद कर दी हो? नहीं, सैंपल कलेक्शन जो है उसकी बहुत स्ट्रिंजेंट मॉनिटरिंग है। मतलब इट्स लाइक के ओवर आर डेड बॉडी, ये नहीं हो सकता। ठीक है। और जो हमारी लैब है वो सारी इंटरनेशनली एक्सेडिटेड लैब है, और उसके रैंडम सैंपल्स जो हैं, मतलब कोई भी सैंपल जो वहाँ पड़े हुए हैं वो रैंडम इंटरनेशनल चेक के लिए भी जाते हैं। क्योंकि ये, और वो किसी भी एरिया से हो सकते हैं, वो किसी भी एरिया से रैंडमली उठाएंगे वो। ये ग्लोबल इरेडिकेशन है, इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है। इसमें क्या हमारे साथ हमें इस वक्त एक तो चैलेंजेस हमने कहा कि लोगों की अवेयरनेस के हवाले से हैं, बाकी कोई और भी हमें चैलेंजेस है? क्योंकि जैसे कोविड है, कोविड में SOPs को फॉलो करना बहुत, हमने, मुझे याद है पिछले साल भी हमने एक्सप्रेसो में एक पूरी कैंपेन हैंडल की थी जिसमें हमने लोगों को अवेयर किया था। वो SOPs अब भी फॉलो हो रहे हैं कि बच्चे को टच नहीं करना और किस तरीके से करना है, वो ज़रा थोड़ा सा बताएं हमें, टीम्स कैसे करी हैं? बिल्कुल हो रही हैं। सारी टीम्स को मास्क प्रोवाइड किए जाते हैं, सारी टीम्स को सैनिटाइजर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हर ट्रेनिंग में ये इंश्योर कराया जाता है कि उन्होंने बच्चे को हाथ नहीं लगाना, और मैक्सिमम कोशिश हमारी यही है। बाकी जो ह्यूमन फैक्टर होता है उसको बीच में से निकालना पॉसिबल नहीं होता, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। तो रिक्वेस्ट सबसे यही है कि टीम क्लीन होती है, आप फिर भी अपने बाद में बच्चे को हाथ धुलवा लें, और वैसे भी वो ड्रॉपर जो है वो बच्चे के मुंह के अंदर नहीं जा रहा होता, ठीक है। वो सिर्फ उसकी जुबान पे 2 कतरे नॉन टच टेक्निक से गिराए जाते हैं, ठीक है।
तो उसके हवाले से SOPs पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि वो कोऑपरेट करें, बाद में ख़ुद भी हाथ धो लें, बच्चे की भी धुलवा लें, और टीम से भी हम करते हैं। बाकी इश्यूज़ हैं कि लास्ट ईयर चूँकि कोविड की वजह से सारा सिस्टम ही कोलैप्स कर गया था, लेकिन पोलियो प्रोग्राम कंटिन्यू सपोर्ट दे रहा था। अब रूटीन के हवाले से हमें थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं कि उसमें बहुत ड्रॉप आया है। तो हिफाजती टीके जो हैं, जो हमारे सारे मरकज़ों पे सरकारी महकमों में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, हॉस्पिटल्स में, BHUs, RHCs, जितनी भी जगह हैं, सही, तो अपने बच्चों को हिफाजती टीके लाजमी लगवाएं। ठीक है, क्योंकि कोविड और नो कोविड वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर उजाला, बहुत शुक्रिया। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। और पोलियो के से हमारी, चूंकि हम एक्सप्रेसो में ये बिल्कुल डिस्कस करते रहेंगे जब तक ये कैंपेन जारी है कि आप अपने बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाने, क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है और इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे हम काबू पा रहे हैं। तो हमें कोऑपरेट और अब तो इन मिथ से निकल आए कि पोलियो के कतरों से ये हो जाता है, अब कुछ नहीं होता। बच्चों को कतरे पिलाएं, उनको महफूज बनाएं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब हम आपको बताएंगे कि संगलाक पहाड़ों की सरजमीन बलोचिस्तान से आपकी मुलाकात एक ऐसी बाहिम्मत खातून से करवाते हैं जो आलमी सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनबारी है। उनकी खास बात यह है कि वो पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून रेफरी हैं जिन्होंने फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा का फिजिकल टेस्ट पास किया है और रेफरी के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। वैसे तो आपको पाकिस्तान में अमूमन फुटबॉल के हवाले से मर्द हजरात रेफरी के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देते नज़र आते हैं, लेकिन आलमी सतह पर ख़वातीन फ़ुटबॉल के मैच को कंडक्ट करती हैं और ये खातून पाकिस्तान में मर्दों के फ़ुटबॉल मैचेस खेलते हुए भी रेफरी के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। हमारी मुराद सोनिया मुस्तफ़ा से है, सोशल मीडिया सेंसेशन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको सराहा गया है। इस वक्त वो बलोचिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं और ये बात उन पर हमारे फ़ख्र को मज़ीद बढ़ा देती है कि वो एक ऐसे सूबे से हैं जिसकी अमूमी तौर पर ख़वातीन बहुत ज़्यादा इस फील्ड में सामने नहीं आती हैं। सोनिया, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू। बहुत ज़बरदस्त आपने कारनामा किया, बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है आपकी और मुश्किल तो यकीनी तौर पे होगी। सो वेलकम करने के साथ हम आपसे चाहेंगे कि हमें बताइए अपने सफ़र के बारे में, कैसे हुआ ये? बेसिकली इसका सफ़र ऐसे हमने स्टार्ट लिया कि बलूचिस्तान में एक कोर्स हुआ बेसिक फुटबॉल का, रेफरीज का। सो उसके लिए मुझे बुलाया गया कि यहाँ पे एक कोर्स हो रहा है, तो बेसिकली सोनिया आप यहाँ आए और कोर्स अटेंड करें। नॉर्मली डिफरेंट कोर्सेज मैंने अटेंड किए, मैंने कहा चलो ये भी अटेंड कर लेते। सो देन मैं जब वहाँ गई तो मैंने ये चीज़ चेकआउट की कि यार कोर्स हो रहा था और मैं बहुत इंस्पायर हुई क्योंकि ये कोर्स बहुत अलग अंदाज से हो रहा था। नॉर्मल ये नहीं था कि आपको दिखाया जा रहा है कि ऐसे हो रहा है, बाकायदा वो चीज़ आपको प्रैक्टिकली बताई जा रही थी। लाइक इन चीज़ों से मैं इंस्पायर हुई और बेसिकली वहाँ पे हमारे फीफा रेफरी थे खुरम शहजाद सर, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। ही इज़ द वन जिनको मैं देख रही थी कि यार लाइक कहते हैं ना स्कूल में एक टीचर आपको पढ़ा रहा होता है, आप उनसे इंस्पायर होते हैं कि यार ये, क्योंकि वो आपको क्लिक कर देता है कि यार ये टीचर है, इसकी बात मुझे समझ आ रही है। सो ही इज़ द वन जिससे मैं इंस्पायर हुई और मैं इस फील्ड की तरफ मैंने मूव किया। तो बेसिक कोर्स मैंने जैसे अटेंड किया, उसके बाद कुछ अरसे बाद मेरी नॉमिनेशन हुई बलूचिस्तान से एलीट कोर्स के लिए, जो 2018 में लाहौर में मुनक्किद हुआ। सो वहाँ पे डिफरेंट मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान से मेल फीमेल्स आए हुए थे इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये फर्स्ट टाइम था कि वुमेन का फीफा फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो रहा था। तो मेल्स का टेस्ट जब क्लियर हुआ, उसके बाद फीमेल्स का टेस्ट था। वहाँ भी मुझे बेसिकली ये था कि उधर भी ये कहा गया था कि एलीट कोर्स है, आई डोंट नो कि यार वहाँ फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा। बेसिकली मैं यहाँ से बस जॉब से मैंने छुट्टी ली कि यार मैंने जाना है वहाँ पे। अच्छा। तो जैसे मैं वहाँ गई तो कोर्स के 4 डेज बाद मुझे कहा गया कि सोनिया मतलब ओवरऑल सबको कहा कि कल फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। और रियली so because I'm not ready for that. So in this मैं ये था कि मैं सारी रात बड़ी परेशान थी कि बेसिकली कि यार मैं तो रेडी नहीं हूँ, बिकॉज मुझे नहीं था क्लियर कि मुझे यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर करना है। बट इन दिस सिचुएशन सारी रात मुझे यही चीज़ें थी कि यार मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है। सही। सो मैंने सारी रात इस बारे में सोचा कि बेसिकली मुझे ये चीज़ क्लियर करनी है बिकॉज आई एम द वन, मुझे वहाँ पे बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करना था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बट जैसे कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हुआ हमारा बेसिक, मैं आपको इसके बारे में कुछ बताती चलूँगी कि ये टेस्ट बेसिकली एक बीट पे होता है। पहले आपका एक टेस्ट होता है
स्प्रिंट्स के हवाले से। स्प्रिंट्स जब मैंने क्लियर किए उसके बाद एक लॉन्ग टर्म होता है। 400 मीटर ट्रैक के बारे में सब बेसिकली जानते होंगे, जिसका स्पोर्ट से ताल्लुका होगा। उसमें ये था कि 400 ट्रैक को आपने 10 टाइम्स ये राउंड्स लगाने, तो उस 10 टाइम्स में 40 स्प्रिंट्स विद रिकवरी थी। सो दिस इज द मेन थिंग कि मैं वहाँ पे बड़ी तब आपने जितने भी वहाँ पे खास तौर पे जो फिजिकल स्ट्रेंथ थी आपने अपनी वो दिखाई है। 10 to 440 लाइक इट्स मोर देन काफी सारे मीटर्स बनते हैं, मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पा रहा, तो इट वुड बी रियली हार्ड। जबरदस्त आपने प्रूफ किया इसका मतलब। अच्छा सोनिया, साथ साथ ये भी बताएं कि आपने इसके अलावा आपने, चूंकि आप कह रही हैं कि आप दीगर स्पोर्ट्स भी खेलती रही हैं जिसमें ताइक्वांडो भी है, हॉकी भी है, तो आपका ये वाला एक्सपीरियंस आपने कैसा रहा और आप फुटबॉल की जानिब भी क्यों आई? बेसिकली स्टार्ट 2005 से लिया था, शौक था बहुत ज़्यादा। तो स्कूल लाइफ से स्टार्ट किया, खेलती रही। उसके बाद मैं कॉलेज लेवल पे गई तो मैं रिप्रेजेंट करती रही, फिर नेशनल टीम में खेला। उसके बाद ये था कि मैं ताइक्वांडो हैज़ अ नेशनल लेवल पे जो मैं बाहर जाती थी तो मैं ताइक्वांडो खेलती थी। सो आई एम द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम बलूचिस्तान जो गोल्ड मेडलिस्ट है ताइक्वांडो में। उसके बाद जाहिर सी बात है मैं देखना चाह रही थी कि मुझे अपना विजन क्लियर करना था, मैं क्लियर नहीं हो सकी, कुछ सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मुझे स्किप करना पड़ा। देन मैं तो अभी ये जो फील्ड आपने ऑप्ट की है, इसमें आप अपने पीछे आने वाली यंगस्टर्स के लिए क्या कर रही हैं? क्योंकि आपने तो एक मुश्किल बर्दाश्त की, एक सफ़र अच्छा चैलेंजिंग तय कर लिया। पीछे जो आपके लोग हैं जो करना चाहते हैं बलूचिस्तान में ख़वातीन ख़ास तौर पे, उनके लिए आप क्या कर रही हैं? और जो लोग पाकिस्तान के किसी हिस्से में आपको देख रहे हैं उनको भी आप अगर कुछ कहना चाहें। जी बेसिकली यहाँ पे स्ट्रगल जाहिर सी बात है, बहुत चीज़ें मैंने फेस की फैमिली साइड से, अदर ओवरऑल साइड से। बट फीमेल्स के लिए इस टाइम बीइंग मैं खुद, अगर मैंने हॉकी को स्किप करके इस साइड को सेलेक्ट किया बिकॉज ऑफ वुमेन, ताकि वो उनको एक रिलैक्स एनवायरनमेंट में दे सकूँ। और सेकंड, यहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर मैंने रिसेंटली एक वुमेन एकेडमी BFA के नाम से लॉन्च की है, जिसमें डिफरेंट बच्चियां मेरे पास आती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे खेल रही है। अच्छा, गुड, वेरी गुड, बेहतरीन। वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक सोनिया, कि आप इसी तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करें और जिस तरह से आपने पहली कामयाबी समेटी है, बहुत सारी कामयाबियां और समेटें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एट एक्सप्रेसो। सोनिया मुस्तफा हमारे साथ मौजूद, खातून फुटबॉल रेफरी है। फीफा का इन्होंने जो फिजिकल टेस्ट है उसको क्वालिफाई किया है और ये इरादा रखती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को, स्पेशली बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सारी जर्नी से हमें एक मैसेज ज़रूर मिलता है जो मैं हर ऐसे किसी भी इंटरेक्शन के बाद कहता हूँ कि ट्रस्ट योर चिल्ड्रन, स्पेशली ट्रस्ट योर डॉटर्स। अगर वो कुछ करना चाहती हैं तो कभी भी उनको कम मत समझिए कि बेटे तो ये कर सकते हैं, बेटियाँ नहीं कर सकती। ट्रस्ट देम एंड लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। वो आपको प्रूव करके दिखाएंगी, आई बिलीव। ब्रेक लेंगे जी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। हम इस वक्त कोल्ड किचन के अंदर है। इससे पहले के शेफ नुमान हमारे साथ है। वेलकम शेफ नुमान, बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि शेफ नुमान हमें बताएं कि आज इन्होंने क्या करना है, हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, कुछ इंतहाई आम शख्सियात हैं जो कि आज के दिन के हवाले से इनको याद करना ज़रूरी है। अबुल आला मौलाना मौदूदी के हवाले से आपको बताएं कि आज उनकी बरसी मनाई जा रही है। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। हम अगर बात करते हैं 25 सितंबर 1903 को पैदा हुए, जबकि 22 सितंबर यानी कि आज के दिन 1979 को उनका इंतकाल हुआ और तकरीबन 42वीं बरसी आज उनकी मनाई जा रही है। इनकी जो खिदमात है, जमात इस्लामी के बानी है और बहुत सारे लोग जो अब इस वक्त सियासत में हैं या इवन सियासत से रिटायर भी हो चुके हैं, उन्होंने मौलाना से बहुत कुछ सीखा है, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे सियासत हो, जर्नलिज्म हो, कुरान व हदीस का इल्म हो, उसमें एक सनद की हैसियत रखते थे। बहुत बड़ी शख्सियत हैं। आज उनकी बरसी मनाई जा रही है तो हमने ज़रूरी समझा कि हम आज उन्हें ट्रिब्यूट पेश करें मौलाना मौदूदी के लिए। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे और उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। इसके साथ ही एक और शख्सियत भी है, उनका भी तस्करा हम करते चले और फिर कुछ बनवाते। रईस अमरोही साहब की हम बात करें जो कि जॉन एलिया के बड़े भाई थे और उनकी भी एनिवर्सरी है और इसी हवाले से हमारे पास एक डिजिटल रिपोर्ट भी है, वो आपको दिखाते हैं और वापस आके फिर आगाज़ करते हैं।
जी जनाब, डिजिटल रिपोर्ट आपने देखी। अब शेफ नुमान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे शेफ जानते हैं कि शेफ नुमान आज क्या बनाने वाले हैं। क्या आज आपके लिए फ्रेश फ्रूट्स के साथ 2 मार्टिनी है, एक आपके पोमीग्रेनेट होगी और एक ग्रेप फ्रूट मार्टिनी होगी। इजी रेसिपी है, इसकी प्यूरियाँ पहले ही मैंने तैयार करके रखी है और आप घर पे भी प्यूरियाँ तैयार करके रख सकते हैं, फिर आप इजी मेक कर सकते हैं। आपने सिर्फ सोडा इंग्रेडिएंट्स आराम से बताओ ना, लोगों को कैसे पता चलेगा? सोडा, आइस और उसके बाद इंग्रेडिएंट्स में मैंने पोमीग्रेनेट की प्यूरी बनाई है। इसमें फ्रेश फ्रूट होगा, आपको पोमी जूस और पोमी के जो पोमी सीड्स होते हैं वो दोनों को मिक्स करके लेमन जूस और शुगर को मिला के इसको स्टर पूरी तरह मिक्स करके आप फ्रीजर में रख दें। ठीक है। और उसके बाद आपकी प्यूरी रेडी है। ये दिखा भी रहे हैं। ठीक है, चलें जरा स्टार्ट करें जी, कैसे बनेगा ये हम दिखाएं जरा। स्टार्ट में हमने ये प्यूरी जूस आपने पहले डाल दिया जी। ये प्यूरी है, जूस होता है कि वो क्लियर होता है, प्यूरी थोड़ी थिक होती है फ्रेश फ्रूट्स की। ठीक है, और साथ इसमें हम आइस लेंगे। ठीक हो गया। बिल्कुल प्यूरी बनाने के बाद बिल्कुल आसान ड्रिंक रह जाती है आपकी। वापस आपने सिर्फ सोडा ऐड करना है और साथ आइस। तो असल काम तो यही बनाना है। बिल्कुल बेस बनानी है, प्यूरी बना के रखनी या आप बना के रख लेंगे, बाकी आप कर सकते हैं। बाकी इजी मेक है। It looks good। और साथ अभी पोमी की प्यूरी भी बना के हाँ ले लें। साथ मैंने रेड ग्रेप्स की प्यूरी है, इसमें भी इसके चंक्स आने चाहिए, ये बीच में जो चंक्स हैं और जूस के साथ। तो ये कैसे बनाई है आपने? ये इसकी भी सेम रेसिपी है। आपने पहले ग्रेप फ्रूट का जूस निकालना है और उसके बाद चंक्स निकालने हैं, बीच में ही मिक्स हो, शुगर और लेमन ऐड करना। शुगर और लेमन, और इसको थोड़ा फ्रीज कर दें ताकि उसका टेम्परेचर ठीक हो गया। और ये फिर हमने इसमें आइस ऐड की है एंड देन विल ऐड सोडा। उसके बाद सोडा। आपके ड्रिंक्स रेडी। बिल्कुल आसान है, 30 सेकंड में 1 मिनट में आप ड्रिंक रेडी करके अपने बनाना थोड़ा मुश्किल है। उसके अलावा आपके हम मेहमान हैं, हमें कर दो पेश भाई। ये प्रेजेंटेशन इट्स वेरी nice. इंपॉर्टेंट। ओके दैट्स नाइस। पीने से ज्यादा शेफ नुमान की जो ड्रिंक्स होती हैं वो देखने से ताल्लुक रखती हैं नाज़रीन। देखने में अच्छा, लेकिन पीने में भी अच्छी होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट। मुझे लगता है प्रेजेंटेशन के बगैर मजा ही नहीं आता आपको। और हम ये ऐसे हम इनको छोड़ते नहीं, हम अपना रिव्यू दे के जाते हैं और फिर हम उसके बाद सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। आपको ये तमाम तर चीजें और इसमें जिस तरह से बनाई गई है सोशल मीडिया पर मिलेंगी, तो आप चेक कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये जनाब स्ट्रॉज भी आ गई और इस तरीके से दिखाइए जरा सर फाइनल प्रोडक्ट हमारी। वाओ, ये आपको कैफे एक्सप्रेसो में मिलेंगी ये वाली ड्रिंक्स अगर आप लेना चाहते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं, आपको सिर्फ खुद बनानी पड़ेगी, घर के अंदर ट्राई करें। और शेफ नुमान थैंक यू वेरी मच इतनी जबरदस्त ड्रिंक्स बनाने के लिए। इसके साथ साथ जी अपने देखने वाले से हम इजाजत लेंगे। आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे। अल्लाह हाफिज।